जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का जो विषय है वो नवमास कुंडली कैसे बनती है और कैसे देखा जाता है, इसके बारे में, इसका क्या महत्व है, अधिक विस्तार से बताऊंगा। आप यदि इसको पूरा वीडियो को देखेंगे तो आज से ही आपको नवमास कुंडली की जानकारी पूरी तरह से मिल जाएगी और आप बड़ी आसानी से जिस तरह से लग्न कुंडली का अध्ययन करते हैं ठीक उसी तरह से नवमास कुंडली का भी बड़ी ही आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। अधिक विलंब न करते हुए मैं आज के विषय में चर्चा करने जा रहा हूं। नवमास का क्या महत्व है। सर्वप्रथम नवमास का मतलब, जैसा कि इससे ज्ञात होता है कि किसी भी ग्रह की स्थिति, जैसा कि नाम से ही जानकारी मिल रही है कि किसी भी राशि के 9वें अंश को हम नवमास कहते हैं। अब 9वां अंश ही नवमास कहलाता है। तो ये नवमास कुंडली का क्या महत्व है और कैसे बनती, इसके बारे में बता रहा हूं। इससे पहले आप सभी जानते हैं कि हमारे 12 राशियां होती है और 12 राशियों में 360 डिग्री होते हैं, अंश होते हैं। तो ये 12 राशियों में जब 360 अंश होते हैं तो एक राशि का अंश ज्ञात करने के लिए हमें 360 में 12 राशि का यानी कि 12 का भाग देना होगा। जब हम 360 में 12 का भाग देंगे तो ऐसे में जो डिग्री आएगी वो आपके 30 अंश आएंगे। 12 राशियों का 360 अंश और एक राशि का जो अंश आता है वो है आपके 30 अंश। अब मैं नवमास कुंडली की चर्चा कर रहा हूं तो एक राशि का 9वां हिस्सा ही उसका 9वां अंश कहलाता है। तो एक राशि का 9वां अंश यानी कि एक राशि में 30 अंश होते हैं। तो ऐसे में इसका 9वां अंश ज्ञात करने के लिए हमें इस 30 अंश में 9 का भाग देना होगा, क्योंकि 9वां अंश निकाल रहे हैं। तो 9वां अंश, एक राशि का 9वां अंश यानी कि 30 में 9 का भाग देने पर हमारे सामने 3 डिग्री 20 कला स्पष्ट रूप से सामने आई है। तो एक राशि का 9वां हिस्सा जो कहलाएगा वो कहलाएगा 3 अंश 20 कला और एक राशि जो अंश आता है वो 30 अंश आता है। तो ये तो हुई राशि की चर्चा। अब नेक्स्ट जो आता है वो नक्षत्र के बारे में। हम सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं। अश्विनी से लेकर रेवती तक कुल 27 नक्षत्र होते हैं और इन नक्षत्रों का जो डिग्री होती है टोटल वो होती है 360 डिग्री। अब एक नक्षत्र का यदि हम डिग्री निकालेंगे तो क्या करना होगा, जिस तरह से हमने राशियों में डिग्री निकाली थी इसी तरह से 27 नक्षत्र में से एक नक्षत्र का यदि हम डिग्री निकालेंगे तो 360 में 27 का हम भाग देंगे। 360 में 27 का भाग देने पर हमारे सामने 13 डिग्री 20 कला सामने प्रस्तुत हुआ। अब ये 13 अंश 20 कला जो है वो एक नक्षत्र के, हम सभी जानते हैं कि 4 चरण होते हैं। जब एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं तो एक नक्षत्र का जो हमारे सामने आया है 13 अंश 20 कला। अब इस 13 अंश 20 कला में यदि हम इसके 4 हिस्से करेंगे, यानी कि 4 चरण होते हैं ना एक राशि एक नक्षत्र के, तो अब एक नक्षत्र में 13 अंश 20 कला में हम 4 का भाग देंगे तो हमारे सामने वही स्थिति आएगी जो राशि में आती है। क्या आया, 3 अंश 20 कला। राशि में भी 9वां अंश जो आया वो आया 3 अंश 20 कला और 27 नक्षत्र में भी यदि हम 4 चरणों का ज्ञात करते हैं तो एक चरण का जो हिस्सा आया वो आया आपके 3 अंश 20 कला। तो ये इस तरह से, ये तो हुआ इनका मान, राशि का नाम। एक नक्षत्र के 4 चरण का मान इस तरह से हमें समझ में आ जाता है। जिस प्रकार से नक्षत्रों से हम जितनी गहराई में जाकर कुंडली का अध्ययन करते हैं
ठीक उसी तरह से ग्रहों का जो अध्ययन करेंगे तो ग्रह का अध्ययन डीपली करने के लिए नवांश कुंडली भी उतनी ही गहराई से ग्रहों के बारे में बताती है। नवांश कुंडली से हम बता सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में कौन से चरण में स्थित है। इसलिए हमने ग्रहों का अंश निकाला और 27 नक्षत्रों के 4 चरणों का वो टुकड़े निकाले, अंश निकाले। इन दोनों से ज्ञात कर सकते हैं कि फलाना नक्षत्र में कौन सा ग्रह स्थित है। जो ग्रह नक्षत्र स्थित होगा तो पहले चरण में स्थित है, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में, ये हम नवांश कुंडली में बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको आपको इस तरह से फार्मूला बताया था। तो कुल मिलाकर नक्षत्र और नवांश एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह यूं कहे ग्रहों के बल के बारे में ज्ञात करना भी बड़ी आसानी हो गई, किस तरह से निकाला जाता है। तो अब हमने नक्षत्र, राशि, ग्रह का अलग अलग अंश निकालने के बाद में अब D1 चार्ट और नवांश कुंडली किस तरह से देखते हैं इसके बारे में बताते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको, लग्न कुंडली ये आपके ऊपरी हिस्सा है, बाहर का हिस्सा जो है ये लग्न कुंडली मान ले, और अंदर का जो हिस्सा है वो नवांश कुंडली के लगे। अंदर के जितने भी जो हमें नजर नहीं आ रहे हैं वो नवांश कुंडली को डीकोड करने पर आपको उनकी और सूक्ष्मता से जानकारी मिल सकती है। या फिर आधुनिक परिवेश में मैं बताता हूं, लैपटॉप लीजिए या कंप्यूटर लीजिए, इसमें जो बाहर का हिस्सा नजर आ रहा है वो आता है सॉफ्टवेयर, और जो अंदर का हिस्सा है वो कहलाता है, ऊपर का जो हिस्सा है, बाहर का हिस्सा, वो तो है हार्डवेयर, और जो अंदर का हिस्सा कहलाता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो अब इस तरह से किसी भी ग्रह की स्थिति लग्न कुंडली के साथ नवांश में भी हमें देखनी चाहिए, तभी उनका फल कहना चाहिए। यानी कि लग्न हमारा शरीर है और नवांश कुंडली हमारे प्राण है। लग्न बाहरी हिस्सा है और नवांश अंदर का हिस्सा है। अब ये कैसे वर्ग सामने आए, वैदिक शास्त्र में क्या इसका उल्लेख है, तो इसके मैं थोड़ा बारे में बता दूं। ये जो वर्ग कुंडली का जो जिक्र हुआ था ये हमारे दक्षिण भारत से परंपरा चली है और आज सारे संपूर्ण विश्व में, भारत में सब जगह फैल चुकी है। तो ये वर्ग कुंडली एक से लेकर अन्य हिस्से होते हैं, लेकिन अब एक के बाद में मैं नवांश कुंडली के बारे में ही थोड़ा सूत्र बताऊंगा। तो नवांश कुंडली देखने के लिए क्या सूत्र लागू होते हैं, तो सबसे पहले हमको हमारे सामने लग्न चार्ट भी रखना होगा, लग्न कुंडली, और दूसरे हिस्से में नवांश कुंडली, और उस तरह से किस तरह से हमें अध्ययन करना है इससे बताता हूं। सर्वप्रथम जो सूत्र आता है, लग्न कुंडली में लग्न भाव पर जो राशि आती है वही राशि यदि नवांश कुंडली में भी आती है तो इसको हम वर्गोत्तम कुंडली बोलते हैं। लग्न और नवांश कुंडली का लग्न की जो राशि एक ही राशि हो तो इसको हम वर्ग कुंडली को बोलते हैं। कैसे? जैसे किसी की जन्म पत्रिका में लग्न भाव में 4 लिखा हुआ है और नवांश कुंडली में भी 4 लिखा हुआ है, यानी कि दोनों की कर्क राशि बैठती है। दोनों लग्न चार्ट में और नवांश चार्ट में, दोनों में जब एक ही राशि होगी तो यह वर्गोत्तम कहलाएगी। वर्गोत्तम होने के कारण इसके जो रिजल्ट हम देखेंगे वो अत्यंत शुभ माने जाते हैं। तो पहला सूत्र तो यह हुआ कि लग्न चार्ट और नवांश कुंडली का अध्ययन करने से हमें यह ज्ञात हुआ। ठीक है, अब दूसरा सूत्र मैं बता रहा हूं। दूसरा सूत्र यह है कि कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में जिस राशि में उच्च का है और यदि वही ग्रह नवांश कुंडली में भी उच्च राशि में स्थित हो, यानी कि लग्न कुंडली में भी उच्च राशि का ग्रह हो और नवांश कुंडली में भी उच्च राशि का ग्रह हो, तो ऐसे में इसको उच्च राशि होने के कारण यह अत्यंत शुभ परिणाम देगी और यह सर्वोत्तम स्थिति कहलाती है। अब इसको थोड़ा मैं स्पष्ट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, वृश्चिक लग्न की हम
पत्रिका लेते हैं और वृश्चिक लग्न की पत्रिका के अनुसार 9th हाउस यानी कि भाग्य हाउस में 4 लिखा होता है। 4 में जो कर्क है, कर्क राशि का जो स्वामी चंद्रमा होता है वैसे तो, लेकिन उच्च राशि का जो होएगा वो है गुरु। गुरु उच्च राशि का कर्क राशि में होने के कारण ये लग्न में तो हमने देख लिया कि गुरु उच्च राशि का है। अब नवांश कुंडली में जाते हैं और नवांश कुंडली में भी केंद्र या त्रिकोण में शुभ स्थानों पर यदि यही गुरु कर्क राशि में स्थित होगा तो ऐसे में नवांश कुंडली में भी उच्च का गुरु होने के कारण दोनों में D1 चार्ट और D9 चार्ट में दोनों में उच्च ग्रह एक ही राशि में होने के कारण ये उच्च कहलाएंगे और उच्च कहलाने के कारण ये अत्यंत शुभ परिणाम देते हैं। तो ये 2 सूत्र आपको अच्छी तरह याद हो गए हैं। अब आता है तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र यह है कि जन्म पत्रिका में लग्न भाव में यदि कोई ग्रह उच्च राशि में हो और नवांश कुंडली में वो नीच राशि का हो जाए तो ऐसे में क्या परिणाम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं वृश्चिक राशि की बात कर रहा था, तो वृश्चिक राशि में गुरु कर्क राशि का उच्च का कहलाता है, ये तो हुआ। अब यदि यही नवांश कुंडली में गुरु नीच का हो जाए यानी कि मकर राशि में नवांश कुंडली में मकर लिखा हुआ है यानी कि 10 लिखो है और वहां पे गुरु स्थित हो, तो आप समझ जाइए कि गुरु नवांश कुंडली में नीच का हो गया है और वही गुरु लग्न में उच्च का है। तो लग्न में तो उच्च का हो रहा है, साफ नजर आ रहा है। यदि हम नवांश कुंडली की चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे दोनों मिला के, तो हम नवांश कुंडली पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो ऐसे में जब गुरु यहाँ पर नीच का होगा तो ऐसे में हम रिजल्ट देंगे वो खराबी आएंगे जीवन में, ये इसके अशुभ परिणाम होंगे। और अधिकतर कब देखने को मिलेंगे, जब गुरु की महादशा आती है, अंतरदशा आती है, प्रति अंतरदशा आती है, तो ऐसे में यह गुरु उच्च परिणाम देने के बजाय ये अपने नीच परिणाम देगा और ये अत्यंत घातक और हानिकारक होता है। इसलिए इसमें थोड़ा सावधानी बहुत अपेक्षित है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जन्म पत्रिका के लग्न भाव में यदि नीच राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ हो और वही ग्रह नवांश कुंडली में उच्च राशि का हो जाए तो क्या परिणाम होंगे। लग्न में तो नीच का यानी कि हम वृश्चिक लग्न से बता रहा है, तो 4 यानी कि कर्क राशि में यदि यहाँ पर मंगल स्थित होगा तो ये लग्न पत्रिका में तो मंगल ग्रह नीच का होगा। लेकिन यही मंगल ग्रह यदि नवांश कुंडली में 10 लिखा हुआ यानी कि मकर लिखा हुआ होगा तो वहां पर यही मंगल ग्रह वह उच्च का हो जाने के कारण इसके जो परिणाम आएंगे ऐसे जातक के वो शुभ परिणाम ही आएंगे। इसमें खराब परिणाम नहीं है। वो D1 में चाहे कितना ही नीच का हो, लेकिन हम सूक्ष्मता से यदि जानकारी प्राप्त करेंगे, रिजल्ट देंगे, तो इसमें वो मकर के मंगल स्थित होने के कारण उच्च हो जाता है यहाँ पे। तो ऐसे में ऐसे जातक के मंगल की इस महादशा में, अंतरदशा में उसको शुभ परिणाम ही मिलेंगे। तो ये हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। अब लास्ट में पॉइंट आता है जहां पर अधिकतर ज्योतिषी थोड़ी गलती कर देते हैं। वो क्या है कि लग्न पत्रिका में यदि कोई ग्रह नीच का है और वही नीच ग्रह यदि नवांश कुंडली में भी चला जाए यानी कि लग्न कुंडली में भी नीच राशि का और नवांश कुंडली में भी वही ग्रह यदि नीच राशि का हो जाए यानी कि लग्न पत्रिका और नवांश कुंडली दोनों में कोई ग्रह यदि नीच राशि में स्थित हो तो ऐसे में क्या परिणाम होंगे। इससे पहले मैं उदाहरण बता देता हूं। वृश्चिक लग्न की हम चर्चा कर रहे हैं। कर्क राशि में मंगल नीच का कहलाता है, तो लग्न में तो वो नीच का होगा। इसी तरह से नवांश कुंडली में जाते हैं और नवांश कुंडली में भी वो नीच राशि यानी कि कर्क राशि में मंगल स्थित होगा, तो दोनों ही स्थितियों में नीच हो जाने के कारण इसके जो परिणाम आएंगे वो अशुभ नहीं आएंगे, वो शुभ परिणाम आएंगे। वो अत्यंत शुभ परिणाम देगा। ये इसकी महादशा अंतरदशा में इसके हमें शुभ परिणाम ही देखने को मिलते हैं। यह थोड़ी हमें सावधानी
बरतना जरूरी है। तो आज तो मैंने आपको नवांश कुंडली किस तरह से देखी जाती है और किस तरह से हमें इसको रिजल्ट बताना चाहिए इसके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा इसमें और भी सूत्र हैं, वो है पुष्कर नवांश। ये पुष्कर नवांश क्या होता है इसके बारे में अगले वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। ये पुष्कर नवांश के लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, वॉच कीजिए इस चैनल को। यदि आप नए हैं और नए हैं जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपको ये यदि वीडियो पसंद आया है तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों को यदि यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर लिखिए ताकि हमें हमारे जो गलती है उसका सुधार करें। यदि आपको कमी नजर आती है या अच्छा नजर आती है तो आप इसमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में जाइए, अपने विचार जरूर दीजिए। आज इतना ही मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। सभी को जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। जय श्री कृष्णा।